नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर जावेद हमारे साथ। हम सब यूएन का जनरल असेंबली का सेशन भरपूर हैपनिंग्स हैं। कल हमने उसकी तकरीर पे बात की अमेरिकी सदर ट्रंप की, और वो आज भी मीडिया की जीनत बना हुआ है। जहाँ से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ, मुझे एक बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान तजावीज़ के साथ उन्होंने ट्रंप को बिठाया एक कमरे के अंदर और काफ़ी लंबी उनसे मीटिंग होती रही। सर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा करो, मार्फिन के टीके बेचना शुरू कर दो, लोगों के साथ धोखा नहीं दिया करते। मैं अब फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ सर। ये जो मीटिंग है सर, जो इज्तमाई, जिसमें मिस्र, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, टर्किया, यूएई, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सर ये जनाब अली, इनकी ट्रम्प साहब से मुलाकात जो है, इसका आगाज़ न्यूयॉर्क की दोपहर 11:55। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इट्स अ बिग अचीवमेंट। बिग अचीवमेंट क्या हो गई? 11:55 में मीटिंग हो गई। हाँ। मुलाकात तो अचीवमेंट नहीं होती ना। आपका क्या ख्याल है? एजेंडा ऑफ दिस मुलाकात? इस मुलाकात का एजेंडा ये था कि गजा का सलूशन निकाला जाए। यही मैंने कहा। और गजा का सलूशन जो है वो ट्रम्प साहब जो है वो अपनी तकरीर में दे चुके थे। नहीं, वो उन्होंने ये कहा था कि हमास जब तक लाशों समेत, यानी जो मग़वी उनके पास हैं और जो मर गए हैं इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब तक मग़वी रहा नहीं करते, मैं ग़ज़ा में अमन के लिए 1 इंच नहीं बढ़ूंगा। अब जो बात उसने पब्लिकली कही, ये कैसे हो सकता है? मुलाकात का कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ा है ना, एक प्रेशर तो बनाया ट्रंप के ऊपर। भाई तो वो मिल लिया ना, मिल लिया। 11:55 पे वो मिला, 40 मिनट तक वो अपनी कुर्सी पे बैठा रहा। और उस 40 मिनट के दौरान जो बाद में भी ये खबर भी आई है, उसने ये कहा कि यहाँ पे दूसरा फरीक तो मौजूद ही नहीं है, तो मैं किसके दरमियान सुलह सफाई करूँ? तो यूसुफ अलावी को मौजूद नहीं था, तो यूं तो गजा भी नहीं था ना वहाँ पे। हमास मौजूद नहीं था ना। हमास नहीं था ना। हाँ, तो हमास स्टेट तो नहीं है ना। हमास एक तंजीम का नाम है, रियासत का नाम नहीं है। दूसरा फरीक वो कहते हैं कि इजराइल मौजूद हो। वो ये कह रहे थे कि नेतन्याहू मौजूद नहीं है। यानी आप लोग तो हैं सारे भाई, यानी पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। आप इसको बहुत लाइट ले रहे हैं। मैं 4, 5, 6 मुल्कों के नाम आपने ले रहा। मैं तो बल्कि एक मुस्लिम उम्मा के नुमाइंदे, यही तो मैं तुम्हें जो है कौम के सामने झूठ मत बोलो। He does not recognize anything by the name called उम्मत मुसलमा। और आप खुद भी अगर कभी गिरबान में देखें तो आप भी नहीं करते हैं। आपसे मुराद यानी कि चाहे आप इंडोनेशिया के मुसलमान हो, वहां के हो, आई मीन दिस। ठीक आ गई बात। और मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं तो उसकी पब्लिक पोजीशन ये है कि हमास, गजा में अमन चाहते हो, वो हमास तमाम मग़वी जो है वो रहा करे, और जो लोग उसकी यानी कि कैद में या उसके पास हैं जो, और जो अगर वो मर चुके हैं तो उनकी लाशें दे, उसके बाद मैं मूव करूंगा। सब ये देखें ना, मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम कुछ वेटेज तो दें। ये तो तकरीर थी जो उन्होंने सुबह की। उस तकरीर के बाद मुस्लिम उम्मा के लीडर मिले, जो 45-40 मिनट उन्होंने प्रेशर डाला, उससे कोई फर्क तो पड़ा होगा ना सर? उसके बाद फर्क ये पड़ा, हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है मसब शब्बीर साहब। वो सहाफ़ी हैं और वो आजकल हमारी खुशकिस्मती के न्यूयॉर्क में हैं। तो मैंने उनको कहा, यार ज़रा हमारी खातिर, ख़बर नशर की खातिर ज़रा वो एक्सक्लूसिव ज़रा वो बाहर निकलें तो फुटेज वगैरह ले लेना। वो जब मीटिंग ख़त्म हुई है तो जो निकला है आगे से। अब ये तो मीटिंग के बाद की कहानी है ना सर। मीटिंग के बाद कुछ तो कहते हैं ना, इन कैमरा टाइप होगी ना कि अच्छा इन कैमरा टाइप अभी चले। हमारे मुस्लिम उम्मा के एक बहुत ताकतवर मुल्क तुर्किया भी है, जो कि नेटो का रुकन है, ठीक है ना, और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के बाद क़याम भी करना है, क्योंकि उन्होंने उनसे जदीद तरीन तैयारे लेने हैं। उसके मुज़ाकरात मुलाकातें हैं, क्योंकि आजकल तो दिखाना होता है ट्रम्प के मैंने पैसे लौटते हैं, ठीक है।
انہوں نے القدس قوم کے مطابق، القدس بہت بڑا ایک ادارہ ہے صحافتی، اس میں اردوان صاحب نے صدر انہوں نے یہ کہا کہ بہت مفید رہی ہے یہ ملاقات. اللہ بھلا کرے. نہیں آگے بھی تو سن لیں، خالی ایتھے نا ہم کو. اور انہوں نے کہا کہ ہم جلد ہی اس معاملے پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے. اب یہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ ابھی تک تشریف نہیں لایا. تو وہ ڈرافٹ ہوگا، باقی ساری چیزیں ہوگی. کل وہاں کی دوپہر کی بات سے آج وہاں پہ دوبارہ صبح کے تقریباً 10 بج چکے ہیں. تو میرا خیال ہے ان سب کو زبان بھی آتی ہے، ان کے بعد ڈرافٹس مین بھی بہت اچھے ہیں. آپ جو بات جس کو فیس نہیں کرنا چاہتے، خدا کا واسطہ ہے حقائق کا سامنا کرو. وہ یہ کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مارفن کے ٹیکے بیچتے ہیں. ٹرمپ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیل دس ایشو کہ یہ مسلم امہ کے ساتھ، وہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ، مثلا پاکستان کے ساتھ وہ ڈیل کرے گا کیس بائی کیس، ترکی کے ساتھ کرے گا کیس بائی کیس، سعودی عرب کے ساتھ یقیناً اس کے بعد. اچھا، ایک میسج تو امریکی صدر تک پہنچ گیا کہ غزہ کے معاملے پہ تمام بڑے اسلامی ملک ایک پیج پر ہیں. یہ انہوں نے دیکھ لیا پھر. اب یہ اتنی بڑی بات ہے سر. یہ نہیں تو اس سے پہلے انہیں علم نہیں تھا، تو آج ہو گیا. ہاں، اس کے باوجود موصوف اپنی اس تقریر سے ہٹے ہیں کیا؟ آج سارا دن یا کل رات کو کوئی ایسا ٹویٹ، کوئی یہ اور وہ. کیوں خام خواہ لوگوں کو؟ میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ اندر سے کچھ خبریں آئی ہیں کہ لوگوں نے، اور اس کے باوجود یار یہ دیکھو جس طرح یہ وفد بنا کر جاتے ہیں تو وفد سے پہلے ایک طے ہو جانا چاہیے نا. مثال کے طور پر زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ وفد ان ممالک پر مشتمل ہوتا جو آلریڈی جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. مصر کے ہیں نا، یو اے ای کے ہیں، ٹرکی کے ہیں. یہ تینوں ملک جو ہیں یہ مل لیتے تو ٹرمپ کا وہ گلہ بھی نہ ہوتا کہ جی دوسرا فریق تو ہے نہیں، تو شاید کو راستہ نکلنے کی گنجائش بنتی. ٹھیک ہے نا؟ یو آر ویری رائٹ. میں سمجھ نہیں پایا نا، یو آر کنفیوزنگ. مجھے بتائیں کہ پھر سنجیدہ کون ہے اس معاملے کو لے کے؟ یہ تمام لیڈر جو اکٹھے ہوئے، ٹرمپ صاحب یا نیتن یاہو، ان تینوں میں سے کوئی سنجیدہ نظر آتا ہے آپ کو؟ مسئلہ تو حماس کا ہے نا یار، اس کو تو رکھو تو تھوڑی دیر کے سائڈ پہ. مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹس کے لیے، ہمارا جو حکمران طبقات ہیں، وہ جو تمہارے اور میرے جیسے احمق عام شہری ہیں، بے اوقاتیے، ان کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ جی ہم تو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں غزہ کو بچانے. لیٹس فیس اٹ. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بات تم بھول جاتے ہو، حماس ریاست کا نام نہیں ہے، حماس ایک تنظیم ہے، اور اس تنظیم کے ساتھ ان کے مسائل وہ ہیں، ان کے ساتھ اس طرح گفتگو مذاکرات نہیں ہو سکتے. طریقہ وہی ہے کہ جیسے قطر کے ذریعے خط گیا ہے نا حماس کا، انہوں نے آفر کی ہے کہ جی ہم آدھے قیدی رہا کر دیتے ہیں، آپ 60 دنوں کے لیے بمبنگ بند کر دیں. اب امپیکٹ یہ ہوا ہے، یہ کل میٹنگ ہوئی ہے بقول تمہارے، اتنا بھاری بھرکم وفد مل کر گیا ہے. غزہ پہ بمباری کی شدت میں اضافہ نہیں ہوا؟ کم نہیں ہوئی، کم از کم نہیں، اضافہ ہوا ہے. What does it convey؟ کہ بات وہی ہے جو میں نے تمہیں کل کہی تھی. ٹھیک ہے، ہم کوئی امید نہ باندھیں. نہیں، امید کچھ لوگوں کو ہے. جیسے مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی تو وہی یونٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا، کہ ایک باقاعدہ کوئی قیادت ہو، اور قیادت کے ساتھ آپ ویل ڈیفائنڈ آرٹیکولیٹ کر کے آپ ایک میٹنگ میں جاتے ہیں. ایک انڈونیشیا کے صدر ہیں موصوف، اچھا ان کے اپنے ملک میں بہت شدید ابھی حال ہی میں ہنگامہ آئی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پہ بھی ہماری پارلیمان کی طرح وہ بڑھ گئے تھے.
इजाफे मुराद और ये वो फिर वापस लेना पड़ी। तो अच्छा, उन्होंने तो खैर दावा भी किया कि वो तो अपनी सारी मिलिट्री सर्विस 20,000 को नंबर भी बताया वो, और ये साबिक जो इंडोनेशिया का आमिर होता था सुहार्तो, उसके दामाद भी हैं मौसूफ, जो कि सोएकार्नो का तख्ता उलट कर आए थे। और सोएकार्नो जो कि वाक़तन एंटी साम्राज्य के रहनुमा थे, ठीक हो गई। लेकिन ये बड़ा असर है जो दूसरे आप बता रहे हैं जिनके दामाद का कोई, हाँ ये तो उनसे भी ज्यादा, तकरीबन 2 दहाइयाँ तो रहे 25-26 साल। और अब ये मौसूफ की हुकूमत जो है शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रही है। तो उन्होंने ट्रम्प साहब को कहा कि मेरी सारी ज़िंदगी की हसरत थी कि मैं आपसे मिल सकूं। ये उनके लफ्ज़ नहीं है, नंबर 1। वो फैन भी हो सकता है। नंबर 2, जी मैं भी उनका बड़ा फ़ैन हूँ। कल जैसे उसने एस्केलेटर और कल मैंने उसकी तारीफ करना था। एक्सक्यूज मी, अब बात जो है वो ये है कि उसने ये कहा कि जी बस अब असल चक्कर किस में पड़ गए इंडोनेशिया वाले साहब कि जी वो जब पोस्ट पीस गजा की रिहेबिलिटेशन हो तो उसमें जी मैं इतनी फौज भेजने को तैयार हूँ। यानी ये पिंड पे आ नहीं हो चक्के पहले तैयार वाला, क्या अपने अपने हिस्से बांट। यू सी दैट इज नॉन सीरियस एटीट्यूड। चले माफी चाहता हूँ, पर फिर भी इसमें पॉजिटिव एलिमेंट ये है, कोई पॉजिटिव दोबारा ये है, मुझे तुम पॉजिटिव एलिमेंट बताओ यार। सऊदी साहब ने फिर कहना टाइम का, मुझे ना शहबाज शरीफ की मुलाकात पे भी आना है, लेकिन पॉजिटिव एलिमेंट ये है, देखिए जो दीवार पे लिखा है कि इस मर्तबा जिस तरह गजा और फलस्तीन का मसला उठाया गया यूएनजी में, इससे पहले नहीं हुआ इन पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में। दिस इज अ पॉजिटिव। खैर वो यानी पिछले 5, 7, 8 सालों से तो ये मुकदमा है नहीं, ये 7 अक्टूबर 2023 से कज़िया शुरू हुआ है। लेकिन तो इसलिए फलस्तीन का मसला वही ना। अरे बाबू बात सुनो मेरी, ये मत किया करो। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले तो फिलिस्तीन के सदर जो हैं वो खिताब करते गए। यासर अरफात ने इसी यूएन जनरल असेंबली से खिताब किया था ना। अब तो वो खिताब नहीं कर रहे फिजिकली आके, ठीक। अच्छा, और डिवीजन जो है वो पहले ही हो गया। कल से जब से ये तकरीर हुई है, मैं जल्दी से तुम्हें ये बता दूं, अभी तक, अभी यानी थोड़ी देर पहले तक ईरान के जो रूहानी रहनुमा है वो मुस्तकिल ट्वीट पे ट्वीट किए चले जा रहे, और उसका मौजूद ईरान की तकरीर है। नहीं, एक्स बंद है वहाँ पे, भाई हुक्मरानों के लिए बंद नहीं होता ना। अच्छा, वहाँ भी खुला हुक्मरानों के लिए? भाई हम ऐसे ही शहबाज शरीफ साहब को कोसते रहे पिछले कुछ महीने। ओ भाई साहब, मैं ये तो मेरे पास ये देखो। अच्छा, और उसमें उन्होंने एक उनकी लाइन जिससे वो कल शुरू हुए थे मुझे बहुत पसंद आई। उसमें मौसूफ ने फरमाया कि ये क्या तनसीबात हमारी तबाह करने का दावा कर रहे हैं। तो तनसीबात जो हैं उनसे यूरेनियम अफसूदगी नहीं होती, साइंस के जरिए होती है, यानी कि दिमाग के जरिए, और वो तो वो उसको आप बॉम्बिंग से तबाह नहीं कर सकते। दूसरा, उनकी बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मौसूफ कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमने यूरेनियम की अफसूदगी की जो कैपेसिटी बकौल तुमने तबाह कर दी है, नो, हमने अपने यूरेनियम को 60% तक डेवलप किया है और हम इस 60% की हद से आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि हम जो है वो एटम बम नहीं बनाना चाहते। ये उन्होंने लिखा है वैसे। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अभी तक दुनिया के सिर्फ 10 मुल्क हैं जिनके पास यूरेनियम को की अफसूदगी की ये सलाहियत है। उन सब के सब 9 के पास बम है। उन 10 में ईरान शामिल है। आर द ओनली कंट्री जिसके पास नहीं है। डजंट हैव, बिकॉज इट इज आवर पॉलिसी नॉट टू हैव बम। तो मकसद मैं जो तुम्हें अर्ज करना चाह रहा था, कल भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये तो कज़िया दूसरी तरफ बढ़ रहा है। इसमें मुस्लिम उम्मा जो है, और इसमें भी जो मुलाकात हुई है, अगर तुम तफसील से देखो तो जो इनसाइड स्टोरी इधर उधर लीक हुई है उसमें भी ज़्यादा रोना पीटना ये मचाया गया है कि सर गजा का तो चले हल निकल आएगा, ये बराए मेहरबानी ये जो वेस्ट बैंक में नई वो जिन्हें सेटलमेंट और आबादकारी हो रही है उनको रोकने की कोशिश की। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए चलो हल हो, लेकिन ये कहना कि इस मीटिंग की वजह से कोई क्वालिटेटिव चेंज आया है तो नहीं आया है। चलें, और ये उसी सूरत आएगा जब तक ट्रम्प की वो शर्त जो उसने पब्लिकली कही है
वो पूरी होगी तो बात आगे बढ़ेगी, ट्रम्प वरना नहीं इन बढ़ेगी। लीडर्स को जो उनसे मिले इनको नाराज भी तो नहीं करना चाहेंगे ना किसी भी नहीं, बिल्कुल, तो वो भी नाराज नहीं करना चाहेंगे। वो क्यों नहीं 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 मुर्दवान क्यों नाराज करेंगे? हम अच्छा जी, क्यों आप नाराज- उम्मीद अच्छा नहीं, बात सुनो मेरी, हम क्यों नाराज करें? हमारी तो मुलाकात हुई और सोशल मीडिया पे चल भी नहीं, गया। और हमारी होनी भी है। नहीं, वो तो खैर एक सर राय थी, वो तो कोई नहीं ऐसी- उसमें देखें लेकिन- आवाज नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इशारे कर रहे हैं। अरे बाबू, इट्स अगर अब तो आप इस मुल्क में मैं सुबह से देख रहा हूँ, हर बंदा वो जो है वो ये बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट हुआ है। उसमें आप देखें, जाते हुए उसने डीपीएम साहब को, इसहाक डार साहब को यूं किया है। इसका मतलब ये है कि बाकी बातें हाँ ये हम मुलाकात में तय करेंगे। मेरे कल वो शायद इनकी मुलाकात है, तो दे हैड गुड, यू नो, गुडी गुडी हेलो है। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ कि वन ऑन वन हर एक से अलग अलग बात करना वो अलग बात है। और इस वक्त पाकिस्तान इज इन द वेरी गुड बुक्स ऑफ ट्रम्प, नो डाउट अबाउट इट। उस पर मैं तुम्हारे से बहस नहीं करूंगा। वन ऑन वन मुलाकात में कुछ और चीजें भी एवेन्यूज वो खुल तो सकते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन बायलैटरल रिलेशनशिप की बात होगी ना। उत्थे मुस्लिम उम्मत नहीं आई ना। हाँ नहीं उससे Please. पर्सनल इट विल बी अस, फिर उसमें हाँ, country to country, पाकिस्तान है, अमेरिका, ठीक है, टेररिज्म आ ठीक है। सकता है, क्रिप्टो करेंसी आएगी, अफगानिस्तान भी हो सकता है कि नहीं? अफगानिस्तान भी मैंने कहा। हाँ। फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी वो IMF की उससे मिले हैं ना बीबी से, तो IMF में फैसला साजी में जो डिसाइसिव, हाँ अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हमारा सैलाब से बुरा हाल है, तो हम ये चाहेंगे कि ये जो हमारा IMF का प्रोग्राम है इसमें कुछ नरमी आए, कोई तो राहत मिले। उस पे भी एक मसला है ना। अब देखिए ना, हम लोग क्लाइमेट चेंज से मुतासर तरीन मुल्क है पाकिस्तान, टॉप 5 में आता है या शायद टॉप 3 में आता है। ट्रम्प साहब कहते हैं क्लाइमेट चेंज ना दी कुछ लेकिन ट्रम्प साहब ये तो नहीं कह सकते ना कि सैलाब नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब बैठ के ये कहेंगे कि यार हम तो मुतासरीन में हैं। 100% करेंगे। हाँ, वो तो देयर इज नो वे। और IMF को इस बारे में बार बार वो यानी कि कहा जा रहा है, आई नो, पर अब आपके वजीर खजाना वहाँ मौजूद हैं और वो बहुत तवील मीटिंग्स कर रहे हैं और बड़े अरसे से मौजूद है, वैसे लंबा टाइम हो गया। चलें, एक ब्रेक है, आपने IMF पे लेके आए तो मैं IMF से आपको वर्ल्ड बैंक की तरफ लेके जाऊंगा, उनकी एक रिपोर्ट में बात करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैनर साहब। अच्छा मियाँ, इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, मैं सिर्फ एक बात करूंगा, फिर तुम अपने इंट्रो पे वापस आ जाना जिस मौजू की तरफ जाना चाहते हो। वो ये कि अभी अभी मुझे मेरे एक दोस्त ने कन्वे किया है वहां से, वो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की बहुत बड़ी वेबसाइट है, काफी वो क्रेडिबल माना जाता है, पोलिटिको, उसमें ये खबर है जिसमें आधी बात हमारी दुरुस्त है, आधी मेरी दुरुस्त है। अच्छा, वो क्या? वो ये कहते हैं कि गजा पे उसने कहा कि जी ये प्लान है, तो मुसलमान मुल्कों ने कहा कि हम आपस में सलाह मशवरा करके आपको जवाब देंगे कि हमारा क्या उसके बारे में। ठीक है, लेकिन उसने ये प्लेज किया है, ये वादा किया है कि जी मैं इजराइल को वेस्ट बैंक जो है वो हड़प नहीं करने दूंगा, यानी एनेक्स नहीं करने दूंगा कि वो उसको इजराइल का हिस्सा बना ले। ये उसने कहा कि ये मेरा आपसे बात। कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट। तो इस हवाले से आप चलें, कुछ आप 50% आपकी उम्मीद पर मैं 40 सही हुआ, हुआ तो सही ना कुछ ना कुछ। लेकिन ये वादा है। चले, अल्लाह करे जी। वेल एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि अब आप बताइए क्या इस पे मुस्लिम आपने वर्ल्ड बैंक सरबराह इस पे सोच रहे हैं। अब आता है जी वर्ल्ड बैंक के ऊपर, ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपने पढ़ लिया, परेशान कुन है। आज उर्दू अंग्रेजी हर अखबार में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है और 5 साल बाद ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है लगभग, और इस हद तक खौफनाक फिगर है कि जो गुर्बत की सतह है वो को पहुंच चुकी है सर लगभग 25.3। अगर मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को 44.7 है बैनुल अक़वामी। अल्लाह भला करे आपका जी। लेकिन हमारे जो अपना मयार है उसके मुताबिक 25.3। जी आगे। तो ये तो बड़ी खौफनाक है सर, हुकूमत तो कुछ और बताती रही थी, खाली ये बात नहीं, 2.5-3 साल यही बताती रही कि यार चीजें। देखिए बात सुनिए मेरी, ये जो इस तरह की रिपोर्टें जो है ना, इनको कभी नैरो डाउन करके नहीं पढ़ना करते, वरना तो बहुत आसान हेडलाइन ये बनती है कि गुज़श्ता 3 सालों में
اتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے. یعنی کہ شہباز صاحب کی جب سے وزیر اعظم بنے ہیں ہمارے ہاں غربت ہی غربت پھیل رہی ہے. یہ ایک اچھی ہیڈ لائن بنتی ہے نا. لیکن وہ ایگزیکٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں غربت کی جو شرح ہے یہ 2001 سے 2015 تک ہر سال کم ہوتی رہی. یعنی کہ کم ہوئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لیکن 2015 میں 15 اور 16 کے درمیان ڈکا لگ گیا. مطلب کو بہت شاندار ترقی نہیں ہو رہی. اس کا نمبر بھی ہے میرے پاس سر. 2001 میں تھی 64.3% اور 2018 میں جو آخری سروے انہوں نے دیا اس میں تھی 21.9%. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بتائیے کہ معاملات ٹھیک ہے اونچ نیچ کے باوجود ریلیٹیولی سٹیبل چل رہے تھے. تو 2016 میں کیا ہوا تھا؟ وہ پاناما آ گیا. اپریل 2016 4 اپریل پاناما شناما آیا نا. تو اس کے بعد انسٹیبلٹی آ گئی. اچھا. اس انسٹیبلٹی کا ریفلیکشن مطلب یہ کہ اگر آپ خالی اس کو سرسری جائزہ لیں گے. اس میں اس نے فیکٹرز لکھے ہیں نا سر. اس نے لکھا ہے کہ یہ سارے معاملات اس لیے کووڈ-19 کی وجہ بنی, اس سے انفلیشن بڑھ گئی, پھر مسلسل فلڈز بھی رہے پاکستان کے اندر, اور مائکرو اکنامک سٹریس جو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہوا. دیٹ از دا ریزن ایز ویل. یہ تمام مسائل اپنی جگہ ہیں. ہاں. لیکن مجھے جو سب سے بڑا اعتراض ہے یہ جو عالمی ادارے ہیں ان کی 2 نمبریوں کو بھی ہم لوگ سوال نہیں اٹھاتے نا. ہم تو مسئلہ یہ کہ یہ کہہ دیا. میں نے تمہیں ایک چھوٹی سی باریکیاں بتائی نا کہ اگر تم نے ایک خبر بنانی ہو تو بس کہہ دو جی سب سے برے گزشتہ 3 سال. یہ ہمارے اپنا بھائی شہباز رانا صاحب کی خبر جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ورلڈ بینک اور IMF جو ہیں وہ بھی تو پھر اس اکنامک گروتھ ماڈل کے ذمہ دار ہیں نا بھائی, آخر وہ ہمیں جو سارے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی سنیں. انہیں جواب دیا گیا کہ پاکستان میں ایک بھی ایسا گروتھ ماڈل نہیں تھا جو کہ پاکستان نے جس پر عمل کیا اور جو کہ زبردستی نازل کیا گیا تھا پاکستان پر ورلڈ بینک یا IMF کی طرف سے. یہ انہوں نے جواب دیا. اب میرے پیارے بھائی اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے اسپوکس پرسنز کا بھی کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ قوموں کی یادداشت قومیں بھول جایا کرتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے میرے جیسے گھٹیا لوگ نہیں بھولا کرتے. مجھے میرے بچپن میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ابھی 8 یا 10 سال کا ہوں گا تو مجھے بتایا گیا کہ اس ملک میں ترقی کا دورہ ہے کیونکہ ایوب خان صاحب ہمارے صدر تھے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں صدارتی نظام تھا. ان کے لیے فورڈ فاؤنڈیشن کی مدد سے اور ورلڈ بینک کی انوالومنٹ سے جناب ایک 5 سالہ منصوبہ تیار ہوا تھا پلاننگ کمیشن میں. کیا نام تھا اس کا؟ اس کو دنیا بھر میں جو ہے ایک ماڈل کے طور پر دکھایا جا رہا تھا کہ یہ ترقی کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے. گوستاو ایف پاپنک اس کے آتھر تھے. ٹھیک ہے. یہ سارا ڈیزائن انہوں نے کیا تھا اور یہ اسی دور کی بات ہے جب اسلام آباد کی تعمیر کے لیے یونان کے مشہور آرکیٹیکٹ کو بھی ہائر کیا گیا تھا, ڈاکسیڈس. ٹھیک ہے. چونکہ ہمارے ہاں تو کبھی دارالحکومت بنا ہی نہیں تھے. دلی پتہ نہیں کیسے بن گیا تھا, لاہور پتہ نہیں کیسے بن گیا تھا. ہم نے وہاں سے بلایا. اب اس نے اسلام آباد کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ بڑی بڑی سڑکیں ہوں. آئیڈیا یہ تھا کہ یہاں پر کبھی جلسے جلوس نہ ہو. یہ مین آئیڈیا تھا. اچھا. تو یہ دھرنے کہاں شروع ہوئے تھے؟ اسلام آباد. خیر اب لیکن اصل بات پہ آؤ. اب یہ جو پاپنک صاحب نے یہ سارا جو ڈیزائن کیا تھا تو اس کے آخر میں ہوا تھا اشرۂ ترقی, ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ.
अयूब खान का तख्ता उल्टा क्यों? इसी वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर महबूबुल हक। उन्होंने के यानी पापानेट जो है इसकी बनाए नुस्खे पर अमल की वजह से जो तरक्की हुई थी, उन्होंने कहा ये तो तरक्की की वजह से 22 खानदानों का पूरी मुल्क की मईशत के ऊपर इजारा बन गया, जिसकी वजह से फिर वो सोशलिज्म और ये वो यानी कि पीपल्स पार्टी ने आके सारा वो काम किया। तो ये कहना कि वर्ल्ड बैंक कभी इन्वॉल्व भी नहीं रहा। अब जैसे ये हमारे यहाँ जो गंदम का बहरान हो रहा है और होने वाला है और लोग रो पीट रहे हैं कि जनाब अब इम्पोर्ट आप अभी से करनी सोच लें। ये किसने ये कहा कि जी आप ये स्पोर्ट प्राइस सिस्टम खत्म करें? IMF ने। तो मकसद ये है कि मीठा मीठा हाथा पर कौड़ा कौड़ा थू न करें ना। अब ये इतना खूबसूरत मॉडल था कि एट द एंड ऑफ इट 22 खानदानों की इजारादारी बनती है, उनकी कैप्टिव मार्केट होता है द देन ईस्ट पाकिस्तान, जो इवेंचुअली बांग्लादेश में बदल जाता है। तो इस तरह करके ये जो होता है ना, ये जो आलमी इस रिपोर्ट में कुछ चीजों को नथिंग टू डू, ये कुछ चीजें जो हाईलाइट हुई हैं वो तस्हीह के लिए तो हो सकती है ना। जैसे उन्होंने इनफॉर्मल जॉब्स का जिक्र किया, बहुत सारी चीजें। हमारे यूथ जो है वो यहाँ काम नहीं करना चाहते, बिकॉज़ अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर एक और अहम फैक्टर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लोग छोड़ के प्यारे ट्रेड सर्विसेज एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, मैं तो जहालत की इंतहा होगी कि मैं ये कहूं कि इस पे जो फिगर्स हैं वो परेशान कुन नहीं। सबसे ज्यादा जो खौफनाक फिगर है, अब ये जेन जी के गुस्से की वजह से अभी नेपाल में क्या हुआ। और इस वक्त लद्दाख में, जिसको बड़े चाव से इंडिया ने अलग किया था कदीमी और तारीखी रियासत जम्मू और कश्मीर से, 1 मिनट है मेरे पास, वहां पे भी निकल आई है। सबसे खौफनाक बात यह है कि हमारे नौजवानों का 37% जो 15 से 19 साल के दरमियान लोग हैं, ना तो उनके पास नौकरी है। इसे 24 साल होगा शायद, आई थिंक। मैंने खबर नहीं पढ़ी, मैंने रिपोर्ट पढ़ी। 15 से 24 साल 24 होगा। हाँ सॉरी, उनके पास ना तो नौकरी है और ना ही कोई तालीम है और ना ही वो कोई ऐसी तरबियत हासिल कर रहे हैं किसी के वो किसी हुनर के काम आ सके। मतलब ये वेल्डिंग का काम सीख रहे हों, इलेक्ट्रिसिटी का काम सीख रहे हों, प्लम्बिंग का काम सीख रहे हों, और आजकल किसी भी तरह के हुनर के बगैर वो मुंडिया चाल आधे वाली तो नौकरियां नहीं रही। उसमें जो जॉब वाला जिक्र किया वो 85% इनफॉर्मल जॉब है, मतलब फॉर्मल जॉब्स है ही नहीं पाकिस्तान में, 15%। लेकिन सबसे जो खौफनाक बात है कि हम रोजाना उठते बैठते चीखे मारते हैं, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, वो खत्म हो गई। वो कहता है कि ज़राअत पर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में, आपके देहातों में बढ़ रही है और लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, और वहां पे उनको फिर ये इनफॉर्मल जॉब्स मिलते हैं या नहीं मिलते। इसका की पॉइंट ये था जो अब आप बोले इस पूरी रिपोर्ट का, ये है कि नौजवान वो जो यूथ बल्ज जिसका जिक्र होता है, जब बचत ही नहीं होगी, इनकम ही नहीं होगी, ब्रेक पे आ रहा हूं, तो क्यों लोग जाएंगे? सवाल जी अल्लाह तो ये कुछ गाइडलाइन जरूर है हुकूमत वक्त के लिए, पॉलिसी मेकिंग, ताकि ये चीजें बेहतर हों। एक वक्फा। तो साहब वसीम मलिक साहब हमारे साथ हैं। वसीम भाई बहुत शुक्रिया। जस्टिस तारिक जहांगीर साहब की डिग्री का मामला सिंध हाई कोर्ट में पेशरफ्त हुई है, आईनी बेंच सुनेगा, जरा ये क्या डिटेल्स हैं वसीम बताइएगा हमें। देखिए बैकग्राउंड बताते हुए फिर दूसरे साहब मुझे कहेंगे कि बेटा गलत सवाल पूछते, छोटा सा बैकग्राउंड। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कि मुख्तसर वक्त में इस केस का जो बैकग्राउंड है वो आपके सामने रखूं। हुआ कुछ यूं था कि गुज़श्ता साल अगस्त में एक जाली डिग्री का मामला मुबैना तौर पर उनका सरफेस में आया था। इस्लामिया लॉ कॉलेज है कराची का, जो कि एफिलिएटेड है कराची यूनिवर्सिटी से। उन्होंने 4 स्टूडेंट्स की डिग्री की वैटिंग के लिए कराची यूनिवर्सिटी को लिखा, मगर उन चारों जो नाम थे उनमें जस्टिस जहांगीरी का नाम शामिल नहीं था। जो इस्लामिया का जो कराची यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट है, उन्होंने खुद से फैसला किया कि इस डिग्री की भी वैटिंग की जाएगी, जिसके लिए एक अनफेयर मीन्स के हवाले से एक कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने जस्टिस जहांगीरी की डिग्री को कैंसिल कर दिया इस नुक्ते पर
पर कि मुबैना तौर पर यह डिग्री जाली है। वो मामला जो मुख्तलिफ वकला हैं उनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पहली समाअत पर सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी को इस नुक्ते पर रिलीफ दिया कि एक तो ये मामला अदलिया की आज़ादी से मुतालिक है और दूसरा कमेटी ने जस्टिस जहांगीरी को सुना नहीं, उन्हें बुलाया नहीं। ये इंसाफ का जो तकाजा है आइन का आर्टिकल 10A है, मुनसिफाना हक़ समाअत, वो नहीं फराहम किया गया। लिहाजा यूनिवर्सिटी को मजीद कार्रवाई से रोकते हुए हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया गया था, जिसके बाद वो जो जज साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट होकर आ गए। उसके बाद रेगुलर बेंच जो है वो मुख्तलिफ 2 से 3 उसने समातें की। इस मौके पर जो वफाकी हुकूमत थी उनका बार बार ये मौकफ था कि अब यूं आईनी बेंच बन चुका है सिंध हाई कोर्ट में भी, तो ये मामला जो है वो आईनी बेंच सुने। अब गुज़श्ता हफ्ते इसकी आखिरी समाअत हुई थी जो कि 30 तारीख तक मुलतवी की गई थी, वो रेगुलर बेंच सुन रहा था। मगर फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई और कहा गया कि ये अर्जेंसी का मैटर है, चूंकि इसमें HEC की जो सेंटिटी है वो स्टेक पर है और इस सिलसिले में जल्द समाअत भी हो और दूसरा ये आईनी बेंच भी करे। तो हैरानकुन तौर पर आज एक तहरीरी हुक्मनामा जो है वो सामने आया जिसमें जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उन्होंने इस केस की समाअत की और इस केस को रेगुलर बेंच से अपने ही आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया, जो कि कल 2 रुकनी बेंच जो है इस मामले पर समाअत करेगा। और इस पर एक डेवलपमेंट इस सूरत में भी सामने आई कि जस्टिस जहांगीरी की जानिब से इस दरखास्त में इंटरवीनर यानी कि फरीक बनने का जो एक दरखास्त है वो भी दायर की गई है और हमारी इतलात ये है कि जस्टिस जहांगीरी कल खुद सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से पेश भी होंगे। अच्छा, इस सब के दौरान में जो डिग्री की अटेस्टेशन है वो तो एक सेपरेट मामला है, क्या वो हो चुका है? देखिए, जो इस सारे मामले में जो एक बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि जब 1992 में जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री हासिल की है इस्लामिया लॉ कॉलेज से, तो उस टाइम स्पैन में जस्टिस जहांगीरी को किसी वजह से यूनिवर्सिटी ने मुअत्तल कर रखा था, यानी वो उस टाइम स्पैन में कोई पेपर्स नहीं दे सकते थे, जो अब केस जो है वो सरफेस पे आया है। तो इसी वजह से वो जो एक अनफेयर मीन्स की कमेटी बनाई गई थी उनकी जानिब से यकतरफा ये फैसला दिया गया था और जस्टिस जहांगीरी ये समझते हैं कि उनको इस मामले पर सुना जाना चाहिए था। नहीं, यहाँ एक चीज क्लियर कीजिएगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कुछ पेपर्स रह गए तो डिग्री इशू फिर भी हो गई थी, ये क्या मतलब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। देखिए, हम वो यानी फैक्ट्स ऑफ द केस वो कल खुद जाएंगे, वो जाने और आईनी बेंच जाने। लेकिन मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है उसने एक फैसला दिया है और उसमें कुछ ऐसे रिमार्क्स आए हैं जो गालिबन ऑनरेबल जस्टिस जहांगीरी को फेवर कर सकते हैं। वी कैन जस्ट एंटिसिपेट कि किसी जज को उसी कोर्ट का कोई और जज जो है को सज़ा या को तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकता जिसमें वो काम कर रहा है। क्या कोई इस तरह का कोई वाक़या है? क्योंकि मैं तो आजकल कोर्ट को कवर नहीं करता, अगर है तो जरा बता दें मुझे। जी नुसरत साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। हुआ कुछ यूं है कि हम पहले रिपोर्ट भी इसको कर चुके हैं। इस साल के शुरू के पहले महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक तनाज़ा जिसने जन्म लिया था वो जस्टिस मंसूर अली शाह और रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उनके दरमियान था और सवाल ये था कि ये आइनी मुकदमात कौन सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह से एक ज़ेर इल्तवा मुकदमा वापस ले लिया गया। जस्टिस शाह ने कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट कर दी और यहाँ तक सवाल किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आइनी बेंच के 3 अरकान के खिलाफ भी कंटेम्प्ट क्यों ना शुरू की जाए कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो है वो अभी वो एक बेंच से दूसरे बेंच में शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके तनाजुर में जस्टिस शाह के बेंच के खिलाफ ही एक 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था उस वक्त, जिसकी सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखेल कर रहे थे। उन्होंने आज एक फैसला जारी किया है और उस फैसले में उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में लिखा है कि एक तो चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसे अपनी अदालत से सजा नहीं सुनाई जा सकती। वो जज अपनी ही अदालत को जवाबदेह नहीं है और कोई हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वो अपने ही जज के खिलाफ आईनी रिट जो है वो जारी नहीं कर सकती, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। और उन्होंने आईने पाकिस्तान की तशरीह करते हुए कहा कि ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ऐसा कतन नहीं किया जा सकता। लिहाजा उन्होंने, अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस जहांगीरी का मामला जो है वो इस वक्त तो ज़ेर बहस है, लेकिन जिस मुकदमे में ये लिखा गया है उसमें हाई कोर्ट के किसी जज का जिक्र नहीं था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी था। जी। लेकिन जजेस ने फिर आज जो जस्टिस जमाल का एक तहरीरी फैसला तफसीली 11 सफ़ात का आया
اور وہ ایسے موقع پہ آیا جب کل کے روز سماعت بھی اور ہے. یہ بتائیے کہ یہ اقلیتی فیصلہ تو نہیں ہے، مثلا یہ پورا فیصلہ ہے اکثریتی؟ جی بالکل، یہ پورا اکثریتی فیصلہ ہے. 6 رکنی بینچ تھا، 2 ججز نے جزوی حصے سے اختلاف ضرور کیا تھا، لیکن یہ 4 ججز کا فیصلہ ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی کارروائی کر سکتی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جسٹس جہانگیری نے جو خود اپنے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی وہ تاحال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. اس کیس میں تو فیصلہ نہیں آیا. ایک اور مقدمے میں حیران کن طور پر ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے متعدد بار، یعنی 11 صفحات کا جو حکم نامہ جب ہم نے اس میں پڑھا تو 5 سے 6 بات اس بات کو ریٹریٹ کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ بھی اپنے ایک جج کے خلاف کوئی ریٹ جاری نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، وہ تو آج فیصلے میں بھی واضح ہو گیا، اس کا ذکر ہم بار بار کرتے بھی رہے تھے. تو اب اس سے جو طارق جہانگیری صاحب کی اپیل ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس کو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تقویت مل سکتی ہے آج والے فیصلے سے؟ دیکھیے، اب سپریم کورٹ میں جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو اس وقت یہ ٹائمنگ دیکھی جائے گی، کیونکہ اگین کل جو سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے یہ مقدمہ سننا ہے تو اس میں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ فیصلہ کن مرحلہ ہے یہ جیسے جہانگیری کے کیس میں. اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ امیجن کریں کہ کل کے روز ایک فیصلہ آئے اور وہ سٹے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تو یونیورسٹی کا جو انفیئر کمیٹی کا فیصلہ تھا، انفیئر مینز کی کمیٹی کا، وہ اگر برقرار رکھا جائے گا تو یہ معاملہ پھر ایک مرتبہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں آئے گا، کیونکہ جج کی جو ڈگری ہے وہ تو کمیٹی جو ہے اس کو کینسل کر چکی ہے. لیکن سندھ ہائی کورٹ سے اگر ریلیف برقرار رہتا ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ درخواست جو لگے گی اس کا فائدہ جیسے جہانگیری صاحب کو ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اور سپریم جوڈیشل کونسل کا کب تک متوقع ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ پہلے سے طے تھا، یہ نہیں کہ اس سچویشن کے اس میں بلایا گیا ہے، لیکن یہ اجلاس جو ہے وہ گزشتہ اجلاس 12 جولائی کو ہوا تھا اور یہ اجلاس جو ہے یہ پہلے سے یعنی 1 مہینہ پہلے سے اکتوبر کے وسط میں متوقع ہے کہ وہ اجلاس جو ہے بلایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. اگر یہ والا معاملہ ٹل گیا والا معاملہ اور بات، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹائم پورا کہ ایک سیٹلمنٹ ہو جائے گی، ماحول سازگار ہو جائے گا؟ جلدی سے 10 سیکنڈ. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.